और अब बात उत्तराखंड की बड़ी खबरों की करेंगे, जहां वन भूमि से अतिक्रमण हटाने का अभियान 1 अक्टूबर से एक बार फिर से शुरू होने जा रहा है। बड़ी खबर, सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर यह विशेष अभियान चलेगा, जहां बारिश के कारण इस अभियान को फिलहाल रोक दिया गया था। अब नए सिरे के साथ जोर शोर से इस अभियान का आगाज होगा। इस अभियान के जरिए अतिक्रमण की जो कार्रवाई है एक बार फिर से की जाएगी। और ऐसे में राज्य सरकार ने जब पिछली दफा ये अतिक्रमण की कार्रवाई की थी तो उस दौरान कई अवैध मंदिर, मजार, मस्जिद तक को ढहा दिया गया था। और अब राज्य सरकार का कहना है कि एक बार फिर से नए सिरे के साथ अतिक्रमण का यह अभियान 1 अक्टूबर से शुरू किया जाएगा। हालांकि बारिश का हवाला ये दिया गया था पिछली दफा कि बारिश हो रही थी, लगातार मूसलाधार बारिश की वजह से अतिक्रमण अभियान को रोका गया था, लेकिन अब बारी एक बार फिर से शुरू करने की है। वहीं आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी, बड़ी खबर, जहां उत्तराखंड में बिजली बिल पर सब्सिडी लागू होगी। तो बड़ी खबर, उपभोक्ताओं को 50% की सब्सिडी, जहां हिमालय क्षेत्र में 200 यूनिट तक सब्सिडी, बाकी जगह 100 यूनिट तक सब्सिडी मिलेगी। 1 सितंबर से राज्य भर में आदेश लागू कर दिया गया। साथ ही 16 सितंबर को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस बात की घोषणा की थी और अब धरातल पर उसको अमली जामा पहनाने की जो तैयारी है वो की जा रही है। तो बड़ी खबर, जहां पर बाकी जगह 100 यूनिट तक सब्सिडी मिलेगी, लेकिन इस बीच राज्य सरकार का ये बहुत बड़ा फैसला, जहां 1 सितंबर से राज्य भर में ये आदेश लागू कर दिया गया था और अब बारी है धरातल पर अमली जामा पहनाने की, जहां 16 सितंबर को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस पूरे मामले से जुड़े हुए कई बड़े फैसले लिए थे। उत्तराखंड में बिजली बिल पर सब्सिडी अब जल्द ही लागू होगी। अगली बड़ी खबर, जहां जम्मू कश्मीर के दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी हैं। आज जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में प्रचार प्रसार करते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी नजर आने वाले हैं। तो बीजेपी प्रत्याशी श्यामलाल शर्मा के समर्थन में वोट की अपील की जाएगी, चुनावी समा बांधा जाएगा। साथ ही बीजेपी प्रत्याशी अरविंद गुप्ता के पक्ष में भी विशाल जनसभा को संबोधित पुष्कर सिंह धामी करेंगे। तीसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार का आगाज हो चुका है और स्टार प्रचारक की भूमिका इस वक्त निभा रहे हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री। वहीं देहरादून से बड़ी खबर, जहां टेक होम राशन का काम देने का विरोध, एनसीसीएफ एजेंसी को काम देने का विरोध महिलाएं आज करेंगी। सचिवालय का इस दौरान घेराव किया जाएगा और साथ ही स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं इस दौरान घेराव करेंगी। तो बड़ी खबर, जहां सहायता समूह को महिला कांग्रेस ने समर्थन दिया है और उस समर्थन के तहत ही अब सचिवालय का घेराव किया जाएगा। एक नई रूपरेखा इस धरना प्रदर्शन की बनाई जाएगी। उत्तराखंड के विकासनगर में दुष्कर्म के बाद छात्रा का वीडियो बनाने के मामले ने पूरी तरह से तूल पकड़ लिया है। सोमवार को इस पूरे मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जहां हिंदू छात्रा और वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने वाले मुसलमान होने से इलाके में भारी तनाव देखने को मिला। अब ऐसे में क्षेत्र के विधायक मुन्ना सिंह चौहान का कहना है कि वो ऐसे अपराधियों को घर से निकाल कर कार्रवाई करेंगे। तो वहीं कांग्रेस बीजेपी राज में प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ बढ़ रहे अपराध और उसमें बीजेपी नेताओं की संलिप्तता को अब मुद्दा बनाया जा रहा है। उत्तराखंड में लव जिहाद और मुसलमानों की तरफ से हिंदू लड़कियों से अपराध पर विकासनगर के विधायक मुन्ना चौहान काफी नाराज हैं। उन्होंने कहा कि उनका डंडा इतना मजबूत है कि सभी लव जिहादियों को रगड़ कर रख देगा। कोई भी अपराधी, लव जिहादी कहीं भी छुपा हो, वो उसे खोद कर जमीन से बाहर निकाल लाएंगे। उन्होंने नौगांव की वारदात बताई, जहां एक कबाड़ी एक लड़की को अपने यहाँ छुपा कर रखा था और उसे प्रदेश से बाहर रेडिकलाइज लोगों को बेचने की तैयारी कर रहा था। उन्होंने कहा कि सैफपुर में स्थिति काफी गंभीर है। हिंदू लड़कियों को तस्वीरों से और लड़कों को ड्रग्स देकर ब्लैकमेल किया जा रहा है, मगर बीजेपी और वो इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे और कार्रवाई करेंगे। जो अपराध में सीधे तौर पर सम्मिलित होगा, उसके साथ ही यदि परोक्ष रूप से भी कोई इन अपराधों में सम्मिलित होगा तो उसको भी बख्शा नहीं जाएगा। मैं रगड़ करके छोड़ दूंगा, मैं बता रहा हूं। मुझे आज मन बड़ा अजीब हो रहा है कि मतलब बजाय इन घटनाओं की निंदा करने के लिए, बजाय इसका विरोध करने के, कांग्रेस पार्टी मंच सजा करके और इसके समर्थन में बयानबाजी कर रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मैं इनसे सवाल पूछता हूं, क्या गुनाह था वो लड़की का जिसको बाकायदा नौगांव के अंदर एक कबाड़ी के दुकान में रस्सियों से बांध कर रखा गया लगभग एक सप्ताह?
पूरी घाटी जलती रही और पुलिस ने जब घर घर छानबीन की तब जाकर के कबाड़ी की दुकान में रस्सियों से बंधी हुई मिली बच्ची। उत्तराखंड कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि उत्तराखंड की बीजेपी सरकार में बेटियों की सुरक्षा तक सुनिश्चित नहीं है। बीजेपी और इससे जुड़े लोग अलग अलग तरह के जिहाद और डेमोग्राफी जैसे शब्द बनाकर समाज में नफरत फैला रहे हैं। महिलाओं के खिलाफ अपराध रोकने में बीजेपी सरकार नाकाम है। उन्होंने कहा कि कई मामलों में बीजेपी से जुड़े लोग ही आरोपी हैं। ये मुन्ना सिंह चौहान जी के, क्योंकि विधानसभा का मामला, उनका कहना अपनी जगह पर दुरुस्त है, लेकिन मुन्ना सिंह चौहान जी को ये भी बताना चाहिए कि उनकी सरकार है और उनकी सरकार में हम आज महिला अपराध में पहले नंबर पर आ गए हैं और मैक्सिमम केसेस में बीजेपी के कार्यकर्ताओं को इन्वॉल्व है। अंकिता भंडारी में पुलकितारियाँ हैं, तो संतरेसा में इनके ओबीसी के सदस्य हैं, सल्ट के इनके मंडल अध्यक्ष जमानत में बाहर हैं। 7 दिन बाद लड़की का मेडिकल होता है और लाल कुआं में इनके दुख संघ के चेयरमैन गायब हैं। उसके अलावा इनके चंपावत के चेयरमैन जो हैं वो जमानत में बाहर हैं। तो फिर वाई, क्यों उनकी सरकार अपने लोगों को संरक्षण दे रही, क्यों कमज़ोर केसेस बनाए जा रहे हैं? ज़मीन से खोद के लाना अपनी जगह है, लेकिन हकीकत यह है कि आपकी सरकार में बहुत ज़्यादा संख्या में जो है अपराध हो रहे हैं। विकासनगर नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म मामले में पुलिस ने सोमवार को 2 युवकों को गिरफ्तार किया। पीड़िता के साथ एक युवक के दुष्कर्म करने की पुष्टि हो चुकी है। नाबालिग छात्रा का वीडियो वायरल हो गया था। मामला 2 संप्रदाय से जुड़ा होने के कारण बवाल मच गया। हिंदुवादी संगठनों के साथ बीजेपी विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने नाराजगी जताई। शुभांगी भट्ट के साथ अशोक कुमार, देहरादून, हिंदी खबर। अब खबर पौड़ी से है, जहां पर जिला अधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने ई ऑफिस प्रणाली को लेकर कई विभागों की कार्य प्रगति की समीक्षा बैठक के दौरान खराब प्रगति पर 12 विभागों के अधिकारियों का सितंबर महीने का वेतन रोकने का फरमान जारी कर दिया है। बैठक में डीएम ने तहसील स्तर पर ऑफिस प्रणाली को गति प्रदान करने के लिए समीक्षा बैठक की। जिला अधिकारी आशीष चौहान ने कहा कि जिन विभागों की स्थिति बेहद खराब है, जल्द समस्या का निपटारा करें। भविष्य में भी अगर इस तरह की कार्यप्रणाली विभागों को जारी रहेगी तो सख्त कदम उठाए जाएंगे। ई ऑफिस का आज हम लोगों ने रिव्यू किया था और कॉन्टिन्यूसली 4th 5th मीटिंग थी और इसमें मैक्सिमम डिपार्टमेंट्स ने अपनी ई ऑफिस की फाइल्स को स्टार्ट कर दिया, क्रिएशन करना है, फर्दर उस पर काम कर रहे हैं। ट्रांसपेरेंसी या ऑटोमेशन को इंश्योर करने हैं और ऑनरेबल सीएम से जो डायरेक्शन है उसमें ऑफिस में ई ऑफिस को फर्दर प्रमोट करने के लिए हम लोगों ने बैठक की थी। और जिन विभागों में अभी तक 0 का कंट्रीब्यूशन है या बहुत कम फाइल्स हैं, उन सारे विभागों को, जैसे मेनली समाज कल्याण हो गया, मुख्य कृषि अधिकारी का विभाग हो गया, या आपका उद्यान अधिकारी हैं, इलेक्शन ऑफिस है, तो कई सारे ऐसे ऑफिस हैं जहाँ इसकी प्रगति या तो शून्य पाएगी या कम पाएगी, तो उनके वेतन वृद्धि व वेतन आहरण पर रोक लगाए जाने के संबंध में मेरे द्वारा निर्देशित किया। वहीं उत्तराखंड में आने वाले समय में बाहरी राज्यों से इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का आवागमन देखने को मिल सकता है। अब इसे लेकर परिवहन विभाग कुमाऊं क्षेत्र में चार्जिंग स्टेशन लगाने की तैयारी में है। वहीं उत्तराखंड के संयुक्त परिवहन आयुक्त सनत कुमार सिंह ने कहा है कि पहले फेज में 4 धाम यात्रा के मार्गों पर चार्जिंग स्टेशन लगाने की कार्रवाई की गई थी। अब गंगोत्री धाम की तरफ केंद्र सरकार द्वारा चार्जिंग स्टेशन लग रहे हैं। वहीं कुमाऊं क्षेत्र के मुख्य पर्यटक स्थलों में हर 35 किलोमीटर के दायरे में कुल 41 चार्जिंग स्टेशन लगाने की तैयारी भी हो रही है। पहले फेज में हमने 4 धाम यात्रा के मार्गों को कवर किया था। उसमें गंगोत्री को छोड़कर बाकी जगह लगा दिया गया है। गंगोत्री पे भारत सरकार की ओर से लगाए जाने हैं। बाकी सेकेंड फेज में हम लोग कुमाऊं का जो तराई भावर का एरिया है, हमारे यहाँ हरिद्वार का जो क्षेत्र है, देहरादून, और देहरादून में तो पहले से लगे हुए हैं, प्लस जो कुमाऊं के महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल हैं, उदाहरण के लिए नैनीताल है, रानीखेत है, कौसानी है, यहाँ तक जो गाड़ियाँ जाती हैं, यात्री जाना चाहते हैं, उस मार्ग पर 35-30 किलोमीटर के अंतराल पे लगाने की योजना है। इसके लिए 41 स्थलों का चयन किया गया है।
वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देश पर प्रदेश भर में मिठाई, देसी घी और साथ ही मक्खन के कारोबारियों के प्रतिष्ठानों पर छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया गया। खाद्य सुरक्षा विभाग ने लड्डू समेत तमाम मिठाइयां, घी और मक्खन के सैंपल लिए हैं और जांच के लिए भेज दिए। वहीं अपर आयुक्त FDA ताजवर सिंह जग्गी ने कहा है कि राज्य में सभी ब्रांड के देसी घी, मक्खन और मिठाइयों की जांच कराकर परखा जाएगा। सैंपलों की रिपोर्ट के आधार पर ही आगे की कार्रवाई होगी। तो वहीं देहरादून में भी घी के 10 सैंपल लिए गए और हल्द्वानी से 5 सैंपल घी के लिए गए और 6 सैंपल लड्डू के लिए हैं। प्रोडक्ट है या घी है, मटर, मक्खन है, जो भी है, इन सब की जांच करके रिपोर्ट हमें प्रस्तुत करें। हाँ, अब आगामी जो त्यौहार दीपावली आ रहे हैं उसके लिए भी हमने सभी, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा बाहर से हमारे यहाँ पर मावा है या घी है या अन्य जो भी प्रोडक्ट हैं वो वहाँ पर सप्लाई किए जाते हैं, तो हमने सारे अपने जितने भी अधिकारी उनको तत्पर रहने के लिए कहा है और कार्रवाई करने के लिए कहा है। वहीं डिजिटल सेवा में टिहरी जिला अधिकारी मयूर दीक्षित ने एक नई पहल की शुरुआत की, जिसके तहत पेंशनरों को अब कोषागार आने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि व्हाट्सएप के जरिए उनकी समस्याओं का समाधान अब जल्द हो जाएगा। दरअसल जिला अधिकारी टिहरी के निर्देशन में कोषागार नई टिहरी के द्वारा पेंशनरों की सुविधा हेतु एक सुविधाजनक व्हाट्सएप सेवा आरंभ की गई है। वरिष्ठ कोषाधिकारी टिहरी मनोज कुमार पांडे ने बताया कि इस व्हाट्सएप सेवा के माध्यम से पेंशनर समेत कार्य दिवसों में सुबह 10 बजे से सायंकाल 5 बजे के बीच कोषागार नई टिहरी के व्हाट्सएप नंबर पर वो संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप करने के बाद पेंशन भुगतान, जीवन प्रमाण पत्र जमा करने, फॉर्म 16 प्राप्त करने, पेंशन स्लिप डाउनलोड करने और चिकित्सा प्रतिपूर्ति जैसी सभी पेंशन संबंधित समस्याओं का समाधान घर बैठे अब हो सकता है। और इस बीच एक बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां नैनीताल दुग्ध संघ अध्यक्ष मुकेश बोरा गिरफ्तार। बड़ी खबर, रेप के मामले में फरार चल रहा था मुकेश बोरा, जहां अब पुलिस के हाथ एक बड़ी कार्रवाई लगी। पुलिस ने उत्तर प्रदेश से मुकेश बोरा को गिरफ्तार कर लिया है। तो बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, लंबे समय से तलाशी यहां पर ली जा रही थी कि आखिर मुकेश बोरा कहां छिपा हुआ है। उसकी लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश भी की जा रही थी, लेकिन उत्तराखंड पुलिस के जो हाथ थे वो खाली ही नजर आए। लेकिन अब इस बीच एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। रेप के मामले में फरार चल रहा था मुकेश बोरा, जिसकी गिरफ्तारी अब हो चुकी है। पुलिस प्रशासन ने उत्तर प्रदेश के एक जिले से मुकेश बोरा की गिरफ्तारी की है। अब इस पूरे मामले को लेकर आगे की कार्यप्रणाली यहां पर बढ़ाई जाएगी, पुलिस के जरिए पूछताछ की जाएगी और ऐसे में पीड़ितों को ये एक बड़ा न्याय मिला है, इंसाफ मिला है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधा न्यूज रूम का रुख करते हैं, जहां मेरे सहयोगी प्रशांत हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। प्रशांत, इस पूरे मामले पर क्या अपडेट? देखिए, बिल्कुल ऋतु, अभी ये जानकारी आ रही है कि यूपी के बरेली से मुकेश बोरा को गिरफ्तार किया गया है। नैनीताल पुलिस ने ये गिरफ्तारी की है और कुछ देर के बाद पुलिस इसका खुलासा कर सकती है कि किस तरीके से गिरफ्तारी की गई। ये काफ़ी बड़ा सवाल खड़ा हो रहा था उत्तराखंड पुलिस के ऊपर, क्योंकि 1 सितंबर को मुकदमा दर्ज किया गया था मुकेश बोरा के ऊपर और उसके बाद से लगातार फरार चल रहा था। इस बीच पुलिस ने मुकेश बोरा के आवास पर कुर्की का नोटिस भी लगा दिया, कुर्की भी कर ली, लेकिन मुकेश बोरा नैनीताल हाईकोर्ट पहुंच गया, लेकिन वहां पर भी कोर्ट से उसे राहत नहीं मिली और 17 सितंबर को कोर्ट ने जो अग्रिम जमानत की याचिका थी उसे खारिज कर दिया था। उसके बाद से लगातार फरार चल रहा था मुकेश बोरा। पुलिस लगातार छापेमारी कर रही थी, जो उसके सहयोगी हैं, निकट के लोग हैं, परिवार के लोग हैं, उनसे पूछताछ हो रही थी, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हो पा रही थी मुकेश बोरा की, जिसे लेकर के लगातार विपक्ष सरकार पर और पुलिस पर सवाल उठा रहा था कि इतने लंबे समय तक किस तरह से पुलिस के हाथ नहीं पहुंच पा रहे हैं और इतने गंभीर मामले में। सबसे पहले आउटसोर्स से दूध संघ में एक महिला कर्मचारी ने आरोप लगाया था रेप का, और उसके 2 दिन बाद महिला ने अपनी बेटी के साथ छेड़छाड़ का भी मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें पॉक्सो भी लगाया था मुकेश बोरा पर। तो काफी गंभीर सवाल पुलिस के ऊपर उठ रहे थे, लेकिन पुलिस ने अभी जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक बरेली से गिरफ्तार कर लिया है मुकेश बोरा को। बिल्कुल, कहीं ना कहीं और जो स्थिति परिस्थिति देखने को मिली थी उससे ये भी कहना गलत नहीं था प्रशांत जी कि पुलिस प्रशासन के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती बन चुका था कि मुकेश बोरा की आखिर गिरफ्तारी कैसे हो, लेकिन अंत आए, देर आए दुरुस्त आए और अब बड़ी सफलता पुलिस प्रशासन के हाथ लगी। आगे की कार्रवाई को कैसे आगे बढ़ाने की कोशिश अब?
देखिए रितु, मैंने आपको बताया कि पुलिस अभी कुछ समय के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती है या मीडिया को जानकारी दे सकती है कि किस तरीके से गिरफ्तारी की गई है और आगे क्या कार्रवाई होगी। लेकिन इस मामले में पुलिस पर दबाव इसलिए भी ज़्यादा था क्योंकि बीजेपी से जुड़े हुए थे मुकेश बोरा, नैनीताल दूध संघ के अध्यक्ष भी थे। हालांकि बीजेपी से उन्हें निष्कासित कर दिया गया, लेकिन नैनीताल दूध संघ अध्यक्ष वो थे और चूंकि बीजेपी सत्ताधारी पार्टी से वो जुड़े हुए थे, इसलिए लगातार विपक्ष सरकार पर और पुलिस पर सवाल उठा रहा था कि सत्ताधारी दल के होने की वजह से उन पर शिकंजा नहीं कसा जा रहा है। लेकिन अब पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी कर ली है और कुछ समय के बाद आगे अब इस मामले में क्या कार्रवाई होगी इसका खुलासा पूरे मामले को लेकर आपने जानकारी साझा की, उसके लिए बहुत शुक्रिया आपका। अब बात करेंगे हल्द्वानी की, जो हल्द्वानी में देर रात बीच बाजार में स्थित होली ग्राउंड में भक्त प्रहलाद की मूर्ति खंडित करने के मामले पर पुलिस ने एक युवक की गिरफ्तारी कर ली है। बताया जा रहा है कि होली ग्राउंड में लगे गणेश महोत्सव के दौरान टेंट का सामान निकालते समय युवक द्वारा उक्त मूर्ति खंडित हो गई थी, जिस पर आक्रोश जताते हुए हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने देर रात भारी विरोध प्रदर्शन किया और सुबह तक मामले में कार्रवाई न होने पर कोतवाली में हनुमान चालीसा करने की बात कही थी। अब इसके बाद पुलिस ने मूर्ति खंडित करने वाले सोनू कुमार यादव को हिरासत में ले लिया है और मामले को लेकर कार्रवाई आगे बढ़ा रही है। अब प्रशासन द्वारा दोबारा वहां से मूर्ति लगवाई मूर्ति यहाँ पे होली ग्राउंड में, जो कि हमारा हिंदुओं का धार्मिक क्षेत्र है और यह हिंदुओं का धार्मिक स्थल होने के कारण यहाँ पे जिस प्रकार से ऐसा अपकृत्य, ऐसा अपराध जिसके द्वारा किया गया है, हमारा प्रशासन से निवेदन है उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। और हम पूर्व में भी लगातार बताते आए हैं कि यह होली ग्राउंड के अगल बगल लगने वाले ठेले, इनको रोक लगनी चाहिए। सूचना आई थी हमारे पास कि भक्त प्रहलाद की जो मूर्ति है वो खंडित हो गई है, तो इसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने इसमें जो अभियुक्त है जिसके द्वारा ये कृत्य किया गया उसको गिरफ्तार कर लिया। ये हमारी कस्टडी में है और इससे पूछताछ चल रही है अभी और इसमें डिटेल्स चेक किए जा रहे हैं। इसके अलावा इस पूरे एरिया को क्योंकि जनता में आक्रोश था इस बात को लेकर और सर्विलांस उतना सीसीटीवी का वहाँ पे प्रेजेंस नहीं था, तो 3 सीसीटीवी से उस पूरे मंदिर प्रांगण को कवर किया जा रहा है, जिसका मॉनिटरिंग हम अपने सिटी कंट्रोल रूम में ले रहे हैं उसका एक्सेस। इसके साथ साथ उस पूरे एरिया को नो वेंडिंग जोन डिक्लेयर किया गया है। नगर निगम के थ्रू ये आश्वासन दिया गया कि उस पूरे एरिया को नो वेंडिंग जोन डिक्लेयर किया जाएगा। और चलिए इन्हीं तमाम खबरों के साथ इस खास बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।